स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन और इसी का दूसरा नाम है लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन। जैसे फिजिकल का दूसरा नाम क्या था, वैन डर वाल्स, वैसे इसका नाम है लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन। तो ये फिजिकल का जस्ट बेटा थोड़ा अपोजिट करते चलना। अब फिजिकल में का नाम क्या था, वैन डर वाल्स, तो इंटरेक्शंस वैन डर वाल्स होती थी, वीक इंटरेक्शंस होती थी। अब ये केमिकल है तो इंटरेक्शंस बेटा केमिकल नेचर की होंगी, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगी या चाहे आयनिक बनेंगी चाहे कोवलेंट। तो जो एड्जॉर्प्शन है इन विच इंटरेक्शंस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी, केमिकल बॉन्ड्स होंगी। कौन सी हो सकती हैं, कोवलेंट भी बन सकती हैं और आयनिक भी बन सकती हैं। और क्योंकि बॉन्ड बनेगी बेटा किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो नेचुरली केमिकल बॉन्ड होगी तो केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है एक नए तरह का सब्सटेंस बनेगा। तो इसीलिए ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए देखो, तो ये होगा केमिकल चेंज। वैन डर वाल्स स्पेशल वाला कैसा था, फिजिकल चेंज था। अच्छा हाँ, अब क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बननी है इधर ये बनाया, तो क्या सारे ही सब्सटेंस केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, हर सब्सटेंस केमिकल बॉन्ड बना लेता है? और क्या हर सब्सटेंस एक ही तरह की बना पाता है क्या? तो ऐसा नहीं होता। जैसे नोबल गैसेस हो गई, नोबल गैसेस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। अच्छा मेटल्स में भी आपने सुन रखा है नोबल मेटल, कई बार सुना होगा, मेरे से भी ये नाम सुना होगा। तो नोबल मेटल जो होते हैं गोल्ड प्लैटिनम, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो क्योंकि हर कोई केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये हाईली स्पेसिफिक हो गया। और हर को बाकी जो बच गए वो भी सारे सब्सटेंसेस एक तरह से रिएक्ट नहीं करते, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है। कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोई आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो इसीलिए ये जो है केमिकल एड्जॉर्प्शन ये हाईली स्पेसिफिक हो गया। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, मैंने पीछे भी समझाया था कि फिक्स्ड है कि यही बना पाएंगे और या फिर ये नहीं बना पाएंगे, तो इसको कहते हैं हाईली स्पेसिफिक हो गया। अच्छा ऊपर बताया बेटा इंट्रैक्शंस कैसी बनेंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। और अब जैसे फिजिकल वाले में क्या कहा था, वीक बनी तो एनर्जी कम रिलीज़ हुई। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ये देखो इंट्रैक्शन जो है कहता स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। और इसीलिए जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो हाई है। हाई कितनी आ गई, ये देखो ये बताया है हमारे पास -82 -240 है बेटा। ये -82 -240 कर लेना, ये जो है ना -240 आएगा किलो जूल पर मोल। ये है, ये मैंने माइनस वाली बात पहले भी समझाई। अगर आपसे पूछता है बताओ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना है या डेल्टा एच कितना है, तो माइनस के साथ बोलना। और अगर बोलता है कि बताओ केमिकल एड्जॉर्प्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 80 to 240 किलो जूल पर मोल ऐसे बोलना है, फिर माइनस नहीं लगाना। अच्छा अभी ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल तो होगी बेटा, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो कोई दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल बॉन्ड है वो एक ही बार बनती है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कार्बन है, कार्बन ने हाइड्रोजन जोड़ने हैं अपने साथ, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 बॉन्ड्स बनाता है वो, 4 हाइड्रोजन अपने साथ ऐसे ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अब मैं बोलूँ कि इनको हटा देता हूँ, तो हटा पाऊंगा, नहीं हटा पाऊंगा। यानी चलो आप ऐसे समझो, देखो कार्बन है, पेपर ले लिया, कार्बन है, उसको बर्न कर दिया, CO2 गैस बन गई। अब मैं बोलूँ CO2 गैस को वापस इससे पेपर अलग कर दो और ऑक्सीजन गैस अलग कर दो, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये आपने इवन 9th क्लासेस में भी पढ़ा है बेटा। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो तो रिवर्स हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस जनरली रिवर्स नहीं होते, तो सिंपल मेथड से एटलीस्ट। तो इसीलिए ये जनरली जो है केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। अच्छा अब जैसे ये आ गया यूनिमोलिकुलर। फिजिकल वाले में क्या था, मल्टी मोलिकुलर, यानी एक लेयर बनी एड्जॉर्बेट की, उसके ऊपर दूसरी भी बन सकती है, तीसरी भी बन सकती है। वहाँ पे बन सकती थी क्योंकि वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन होना है। वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन तो सारे दिखाएंगे, साइज और मास पे डिपेंड करता है। यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, जैसे कार्बन है, कार्बन ने मान लो 4 हाइड्रोजन अपने साथ ज्वाइन कर लिए। अब क्या वो इन हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकता है क्या, नहीं जोड़ सकता, क्योंकि हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनानी होती है, वो ये बना ली इसने, तो वो थोड़े ना एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक ही लेयर बन पाएगी। जैसे ये कार्बन के पास ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन ज्वाइन नहीं होंगे। तो इसीलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होगी एड्जॉर्बेट की ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। अच्छा फिर एक्टिवेशन एनर्जी की बात आ गई। देखो
एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताया मैंने, जो रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है ताकि वो जो एनर्जी बैरियर था, मैंने अभी पीछे भी समझाया था, ऐसे होता है बेटा, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये जो एनर्जी चाहिए होती है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए सिंबल होता था, या और इसको कहते थे एनर्जी बैरियर, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये एनर्जी चाहिए होती है ताकि रिएक्शन हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो था वो तो केमिकल रिएक्शन होनी नहीं थी, तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो वही ये बताया, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो आपको याद हो तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पता क्या कहते थे हम, कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है। जनरली हम कहते थे डबल हो जाती है, जनरली ऐसे कहते थे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो अब वही तो बात आ गई यहाँ पे भी, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी तो रिएक्शन ही होनी है ना। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो केमिकल रिएक्शन होगी और एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। यानी कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल हो गया केमिकल के लिए, लो या हाई? हाई टेम्परेचर। और ऊपर भी जैसे आपने ये कहा ऊपर वाले पॉइंट में कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये आपने कहा, तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो कहाँ से आएगी? टेम्परेचर हीट एनर्जी दोगे तो उसी से तो उसको रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिलेगी। ऐसे है ना, ये देखो, ये रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिलेगी और वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये जो बैरियर है इसको क्रॉस कर पाएंगे। इसीलिए हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होगा for chemical adsorption, as adsorbate and adsorbent particles attain the sufficient activation energy। ये चीज़ आती है बेटा। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अब ये बेटा डायग्राम है, कर्व है बेसिकली, एड्जॉर्प्शन आइसोबार के अंडर जो पढ़ रहे हो। और इसमें देखो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और बार प्रेशर की यूनिट होती है, मतलब प्रेशर सेम रखना है। तो प्रेशर अगर सेम रखना है तो चेंज क्या करना है? टेम्परेचर। सिंपल ये है, जैसे नाम क्या है? आइसोबार। आइसोबार मतलब प्रेशर सेम रखना है। तो अगर प्रेशर सेम रखना है तो बेटा टेम्परेचर को चेंज करना है, सिंपल बात ये हो गई। तो ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोबार जो है ना, ये कर्व हैं बेसिकली। और ये कर्व किसके बीच में है? ये कर्व हैं बेसिकली सब्सटेंस की एड्जॉर्प्शन कितनी हो रही है उसके बीच में, और टेम्परेचर के बीच में, और प्रेशर जो है वो सेम रखना है। तो ये देखो, एड्जॉर्प्शन आइसोबार जो है आर द कर्व्स विच स्टडी द, इसमें स्टडी क्या करना है? वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट विद टेम्परेचर। मैं जो कह रहा हूँ प्रेशर सेम रखना है तो स्टडी किसके अगेंस्ट करना है? टेम्परेचर के। तो कितनी गैस एड्जॉर्ब हुई उसका वेरिएशन स्टडी करना है विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आइसोबार है, आइसोबार मतलब प्रेशर सेम रखना है और चेंज क्या करना है बेटा? टेम्परेचर। अच्छा, फिजिकल पे आ जाते हैं। देखो, फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में देखो ये कर्व इसने बनाया हुआ है। अब ये जो कर्व है ना हमारे पास, अब ये जो कर्व है हमारे पास, तो इस कर्व में देखिए ये कर्व इस तरह से आ रहा है बेटा। ये देखो, ये जो कर्व है ये कर्व इस तरह से बना रहा है कि ये टेम्परेचर आ गया और ये x बाय एम। एक्स बाय एम मैं समझा देता हूँ। x क्या हो गया? x हो गया अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी गैस की अमाउंट। और m क्या हो गया? m हो गया मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी ऊपर x जो है ये एड्जॉर्बेट है जो चिपकेगा, और m जो है ये एड्जॉर्बेंट के लिए है, मास उसका, कितना मास लिया है एड्जॉर्बेंट का, यानी जिसकी सरफेस पे गैस को चिपकाना है। और T आ गया टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? टेम्परेचर इधर लिखा है, अब ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है बेटा। तो जब टेम्परेचर इधर कम है ना, लो टेम्परेचर है, तो गैस यानी x की अमाउंट ज़्यादा है तो ये एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है। तो ये एड्जॉर्प्शन की अमाउंट को बता रहा है बेटा, x बाय एम टोटल। तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड कैसी होती हैं? वीक होती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एनर्जी लगेगी और बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगी, तो एड्जॉर्प्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा और ये कर्व इस तरह से धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। तो ये चीज़ है, यानी एड्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। और ये पीछे भी पढ़ाया था बेटा, लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा फिजिकल के लिए। तो वही ये चीज़ है, ये देखो, इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन द वीक वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट ब्रेक्स, ये ब्रेक्स है, ब्रेक्स मतलब टूट जाएंगी, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। देयरफॉर
if we increase the temperature. Therefore physical adsorption decreases with increase in temperature. तो ये तो आ गया फिजिकल के लिए। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन की बारी आ गई बेटा। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, पहले तो आप ये समझो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट्स हैं यानी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो हैं उनको नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है बेटा, ये देखो in chemical adsorption with increase in temperature adsorption increases, adsorption बढ़ जाएगा as adsorbate and adsorbent particles attain necessary activation energy, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो पार्टिकल्स हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन में कौन कौन, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के, उनको एनर्जी मिल जाएगी, नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसीलिए ये कर्व जो है, अब कर्व में मैं फिर बता देता हूँ। एक्स क्या बताया मैंने, एक्स होता है अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब होगी, जो चिपकेगी एड्जॉर्बेंट के ऊपर, और m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो बेसिकली ये x बाय एम हमें क्या बताता है कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट के ऊपर, यानी ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को दिखाता है कि कितनी गैस कितनी की एड्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, सिंपल है। तो देखो ये, अब इस कर्व को देखते हैं, देखिए तो इस कर्व में ये टेम्परेचर आ गया बेटा। अब टेम्परेचर कम है तो ये देखो ये कर्व नीचे है, यानी एड्जॉर्प्शन भी कम है। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल रही, तो रिएक्शन कहाँ से होगी या एड्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम पहुंच जाएगी इस तरह से। अब क्या होगा, इस टेम्परेचर के बाद भी अगर मैं टेम्परेचर हाई करता रहूँगा तो पॉइंट ये है बेटा यहाँ पे कि इसके बाद एड्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो गया। क्यों कम होना शुरू हो गया वो समझो इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कोई सब्सटेंस जो है मैं टेम्परेचर बढ़ाते ही रहूँ तो वो मतलब वो एड्जॉर्प्शन ही बढ़ती रहेगी। अब जितनी एड्जॉर्प्शन होनी थी वो हो चुकी, यानी ये मान लो वो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट चिपक के एक दूसरे से जुड़ के जो बनना था वो बन चुका है, लेकिन मैं तो टेम्परेचर बढ़ा ही जा रहा हूँ, मैं रुक ही नहीं रहा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिकम्पोजिशन भी तो शुरू हो जाती है, टूटना भी तो शुरू हो जाएगा। तो ये वापस ये जो सब्सटेंस है ये टूटना शुरू हो जाएगा और एड्जॉर्प्शन जो है वो दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है बेटा। तो ये देखो हाउएवर, तो पहले तो ये आ गया देखो, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, एज एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स अटेन नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, हाउएवर इफ वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, पर ये जो पॉइंट था बेटा, इस पॉइंट के बाद ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है ना, इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये नीचे आना शुरू हो गया। वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज एट सच हाई टेम्परेचर, उतने हाई टेम्परेचर पे जो बॉन्ड्स हैं किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एड्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाएगी, ये है। अच्छा नेक्स्ट, ये जो है ना बेटा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन वाला, ये ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बुक से बता दूंगा, एनसीईआरटी बुक से। तो ये है बेटा।